मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? बच्चे तो क्या बड़े भी समझते हैं, बच्चे तो क्या बड़े भी समझते हैं कि ये जो फोर्सेस है जो इक्वल है इन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। भाई ये कैंसिल नहीं करेंगे। कुछ लोग हमारी तरह खानदानी होंगे कि बुरा करने पे भी क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की क्या स्टेटमेंट है? सिंपल कि फोर्सेस आर ऑलवेज सिमेट्रिकल। क्या आपके पास फोर्सेस क्या होंगे? सिंपली सिमेट्रिकल होंगे, यानी फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर। फोर्सेस क्या होंगे? पेयर के फॉर्म में होंगे। तो जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस अप्लाई होंगे, वो फोर्सेस साइमल्टेनियस फोर्सेस सेम टाइम के ऊपर सेम टाइम में जब अप्लाई होंगे तो वो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। तो यही क्या है? यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे। समझते हो कि नहीं? सो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? दो लॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सो दिस इज द थर्ड वन। अब ये थर्ड वन क्या स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट है इस थर्ड वन की? सिंपल स्टेटमेंट है भाई, जो आपके जनरल लाइफ पे अप्लाई होती है। इस वक्त आप बैठे हो, आपने तशरीफ रखी हुई है, तो आपकी तशरीफ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। आप चलते हो तो आप फॉलो करते हो किस चीज़ को? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। और यहाँ तक कि अगर आप एडवांस देखो कि एक रॉकेट जब मूव करेगा तो वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। समझते हो कि नहीं? जनरल लाइफ में भाई आप जिसके साथ अच्छा करोगे वो आपके साथ बदले में अच्छा करेगा, जो जिसके साथ आप बुरा करोगे वो बदले में बुरा करेगा। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कुछ लोग हमारी तरह खानदानी होंगे कि बुरा करने पे भी क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। समझते हो कि नहीं? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ? व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स? क्या स्टेटमेंट है आपके पास कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल but opposite reaction। भाई इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि आपके पास क्या होगा? एक एक्शन फोर्स होगा। एक क्या होगा? एक एक्शन फोर्स होगा जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी। एक एक्शन फोर्स होगा जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी। सो व्हाट दिस एक्शन फोर्स इज? द इनिशियल फोर्स applied by one object on another। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फर्स्ट फोर्स लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन फोर्स। तो ये हमारे पास एक्शन फोर्स। फिर बात हो रही है रिएक्शन की, तो हमारे पास अप्लाई क्या होगा? दैट इज रिएक्शन। सो व्हाट इज दिस रिएक्शन फोर्स? What is this reaction force? इस एक्शन के बदले जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को क्या कहेंगे? उस फोर्स को क्या कहेंगे? रिएक्शन फोर्स। समझते हो कि नहीं? सो द फोर्स in response to the first one। ठीक है, जो फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगा रही थी, अब सेकंड क्या होगा? रिस्पॉन्स में फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को क्या कहेंगे? इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट फोर्स। समझते हो कि नहीं? तो ये जो रिस्पॉन्स आएगा, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्या? रिएक्शन फोर्स। तो हमने स्टेट क्या किया था? डेफिनेशन में हमने क्या लिखी? एक्शन। हमने एक्शन फोर्स को देखा। इनिशियल फोर्स जो फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाएगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज इनिशियल फोर्स। और फिर रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी? उसके बदले में उसके ऑपोजिट फोर्स जो लगेगी, जो सेकंड बॉडी फर्स्ट पे लगाएगी, तो दैट फोर्स इज व्हाट?
दैट फोर्स इज योर रिएक्शन फोर्स। भाई समझते हो कि नहीं? यहां पे क्या है, लेट सपोज बॉडी ए है, ये एक्शन फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, तो यहां पे क्या होगा, बी क्या करेगा, बी रिस्पॉन्स फोर्स लगाएगा किस चीज के ऊपर, ए के ऊपर। समझते हो कि नहीं? और हमने नेक्स्ट क्या स्टेट किया कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट से मुराद क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट से मुराद है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मुराद है भाई? दिस इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी क्या होगा कि दोनों फोर्सेस, जो आपके पास एक्शन फोर्स है और जो आपके पास रिएक्शन फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। समझते हो कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। समझते हो कि नहीं? इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। और आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपके पास है भाई क्या, दैट इज ऑपोजिट। समझते हो कि नहीं? मैं बॉल उठाऊंगा, दीवार की तरफ मारूंगा, समझ आ रही है? तो बॉल ने फोर्स लगाई दीवार के ऊपर। अब दीवार उतनी मैग्नीट्यूड पे फोर्स लगाएगा किसकी तरफ, किस पे, बॉल की तरफ, तो बॉल वापस मेरे पास आएगी। अब मेरी डायरेक्शन टूवर्ड्स क्या थी, दीवार, और दीवार की डायरेक्शन टूवर्ड्स मेरी। समझते हो कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, और डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। समझते हो कि नहीं? तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। हमने डेफिनेशन में एक्शन फोर्स का जिक्र किया, हमने देखा उसको, हमने रिएक्शन फोर्स का जिक्र किया, हमने देखा, और हमने इक्वल एंड ऑपोजिट का जिक्र किया, हम उसको भी समझ बैठे। समझते हो कि नहीं? अब इस लॉ का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इस लॉ का, ये जो थर्ड लॉ है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट है आपके पास कि फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है आपके पास, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, ये क्या होंगे, ये पेयर के फॉर्म में। समझते हो कि नहीं? तो फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि फोर्सेस कम इन पेयर। फोर्सेस क्या होंगे, पेयर के फॉर्म में होंगे भाई। एक पेयर का पहला फोर्स क्या था, एक्शन फोर्स। इस पेयर का दूसरा फोर्स क्या था, रिएक्शन फोर्स। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ? तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जब ये दो फोर्सेस जो पेयर में होंगे, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहां एक मिसकंसेप्शन है बच्चों का, यहां क्या है, बच्चों का एक मिसकंसेप्शन है। कभी कभार जज्बाती हो जाते हैं भाई, गिर गया, समझते हो? तो यहां मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है कि बच्चे समझते हैं, बच्चे तो क्या बड़े भी समझते हैं कि ये जो फोर्सेस है, जो इक्वल है, इन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। भाई ये कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। समझते हो कि नहीं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसलिए फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि फोर्सेस डोंट कैंसल आउट ईच अदर। समझते हो कि नहीं? फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आती है बात समझ? व्हाट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया? थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझते हो कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा भाई, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी।
समझते हो कि नहीं? तो ये है इस थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट जो हमने जहन में रखना है। समझ आती है बात के नहीं? तो जनरल लाइफ में आप एप्लीकेशंस क्या ले सकते हो? आप इसके एप्लीकेशंस क्या ले सकते हो? मैंने कहा ना, ये आपके जनरल लाइफ पे अप्लाई होता है। ये लॉ आपके जनरल लाइफ पे अप्लाई होगा। समझ आ रही कि नहीं? तो आप क्या ले सकते हो? आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। भाई आप वॉक करते हो, आप जब वॉक करोगे तो आप क्या करोगे? आप जमीन को पीछे की तरफ धकेलोगे और जमीन आपको आगे की तरफ धकेलेगी। समझ आ रही है कि नहीं? भाई लिमिटेशन पे आएंगे, लिमिटेशन पे अभी आते हैं। तो आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो। आप बर्ड्स का फ्लाइट ले सकते हो कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। वो एयर को क्या करेंगे? डाउनवर्ड पुश करेंगे और एयर उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा? इक्वल फोर्स लगाएगा और क्या होगा? जिसकी वजह से भाई वो क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। बात आती है समझ के नहीं? इसी तरह जब आपके पास एक रॉकेट मूव करेगा, एक रॉकेट जब आप उसको मूव करते हो तो उनके गैसेस क्या करेंगे? जो रॉकेट का इंजन है वो गैसेस को डाउनवर्ड पुश करेगा। क्या होगा? डाउनवर्ड पुश करेगा और उसके बदले में वो रॉकेट को क्या करेंगे? अपवर्ड पुश करेंगे। समझ आती है कि नहीं? तो भाई इस रॉकेट का जो इंजन है, इस रॉकेट का जो इंजन है, ये गैसेस क्या करेंगे? ये गैसेस को पुश करेंगे। गैसेस को क्या होगा? डाउनवर्ड पुश किया जाएगा। बात आती है समझ के नहीं? और रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या होगा भाई? कि ये गैसेस जो है, ये गैसेस रॉकेट को अपवर्ड पुश करेंगे, रॉकेट को अपवर्ड पुश करेंगे। तो इस तरह हमारे पास अप्लाई होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। बात आती है समझ के नहीं? अब इसकी लिमिटेशंस देखें कि क्या लिमिटेशंस है इसकी, कहां कहां ये अप्लाई नहीं हो सकता। हमने पहले दो लॉज के भी लिमिटेशंस देखे थे, तो सेम एज इट इज यहां पे भी वो लिमिटेशंस अप्लाई होंगे। फर्स्ट लिमिटेशन जो हमने पहले दोनों में देखा कि आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए? इनर्शियल होना चाहिए। नॉन इनर्शियल रेफरेंस पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वहां पे फिक्शियस फोर्सेस आएगी। तो फिक्शियस फोर्सेस क्या होगी? फिक्टिशियस फोर्सेस आएगी। तो वो फिक्टिशियस फोर्सेस जो कि सूडो फोर्सेस है भाई, समझते हो क्या नहीं? हमने जिक्र किया था दूसरे लॉ में। तो वो फिक्टिशियस फोर्सेस क्या होगी? वो यहां थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करेगी। समझ आ रही है कि नहीं? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मतलब है? कि अगर बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट करे, या बॉडी क्या हो? रोटेट करे यहां पर, तो तब हमारे पास थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगी। इन दो सूरतों में फिक्टिशियस फोर्सेस, सूडो फोर्सेस, समझ आती है कि नहीं? वो फोर्सेस क्या होंगे? अप्लाई होंगे। तो वो फोर्सेस जब यहां पे अप्लाई होंगे, लेकिन वो फोर्सेस इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। लिख लीजिए, समझते हो कि नहीं? व्हाट अबाउट द सेकंड लिमिटेशन? दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड लिमिटेशन कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? डिटर्मिनिस्टिक है। क्या है? डिटर्मिनिस्टिक। क्लासिकल फिजिक्स में अप्लाई हो सकता है भाई। जो रिजल्ट आप चाहते हो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा आपको। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि ये सेकंड लिमिटेशन क्या है? दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? वहां पे जो फोर्सेस है, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो इंटरेक्ट करेंगे कैसे? भाई यहां जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लिख लीजिए, शाबाश, पॉइंट टू बी नोटेड। ऑब्जेक्ट्स की जो इंटरेक्शन होगी, वो इंटरेक्शन कैसे होगी? ये इंटरेक्शन जो ऑब्जेक्ट की होगी, ये होगी प्रोबेबिलिस्टिक। समझते हो कि नहीं? यहां इंटरेक्शन क्या होगी? प्रोबेबिलिस्टिक। व्हाट डज दिस मीन? कि आप क्या करोगे? आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको वेव फॉर्म में मिलेगा। समझते हो कि नहीं? हूबहू रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास, लेकिन दिस न्यूटन्स लॉ इज व्हाट? दिस न्यूटन लॉ इज डिटर्मिनिस्टिक। ये क्या है? डिटर्मिनिस्टिक है भाई। ये क्या है? यहां पे जो ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन होगी वो डिटर्मिनिस्टिक होगी।
समझ आ रही है कि नहीं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी आएगी, चांसेस होंगे जो एग्जैक्ट रिजल्ट के करीब आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक। समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ। व्हाट अबाउट द थर्ड लिमिटेशन, इज इट विजिबल, नजर आ रहा है? तो थर्ड लिमिटेशन मैं यहां लिख लेता हूं। व्हाट अबाउट द थर्ड लिमिटेशन, खानदानी, फिर क्या होगा भाई, खानदानी लिमिटेशन, दैट इज रिलेटिविस्टिक स्पीड। जब बॉडी की स्पीड अप्रोच करेगी लाइट की स्पीड पे, तो वहां न्यूटन का कोई लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, वहां लगेगा खानदानी लॉ, दैट इज कौन सा लॉ, कौन सी थ्योरी, दैट इज रिलेटिविटी। समझते हो कि नहीं? वहां पे आइंस्टाइन साहब हाजिर होंगे, तो वहां ये लॉज क्या होंगे, मॉडिफाई होंगे, वहां ये लॉज नहीं चलेंगे। व्हाट अबाउट द फोर्थ भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ उस इंटरेक्शन को भी नहीं बता सकता जहां पे डिस्टेंस क्या हो, बड़ा लार्ज हो। तो लार्ज डिस्टेंस के ऊपर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगी, लिमिटेड होगी, फेल होगी, आपको नहीं बता सकती। समझ आती है कि नहीं? जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, तो इस दौरान जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, बड़ा लार्ज हो, तो उस टाइम भी हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो सकती। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज होल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहां तक क्वेश्चन पूछना सवाब का काम है।